नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे सही तरीका है जो क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें रिकवरी टाइम कम होता है। जो मदर है वो अपने बच्चे को जल्दी दूध पिला सकती है, जल्दी गोद में उठा सकती है, उसका जो रिकवरी टाइम है वो कम है। दूसरा जो इसका हीलिंग टाइम है वो भी कम है। जो जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसको हम तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं या दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। जो सिजेरियन सेक्शन उसको 7 दिन 5 दिन हमें रखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर स्वाति ठाकुर जी से जानेंगे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि किस कंडीशन में सी सेक्शन कराना चाहिए और किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैम, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है जी। तो उस टाइम पे वो बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये सी सेक्शन क्या है और नॉर्मल डिलीवरी क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो सभी को पता है, एक नेचुरल प्रोसीजर है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमेशा से होता आ रहा है। पर आजकल जैसे जिस तरह से आधुनिकता बढ़ गई है तो कुछ कंडीशंस में हमें सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। अब नॉर्मल डिलीवरी का एक पीरियड होता है, जैसे कि, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ये पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी है, तीसरी प्रेगनेंसी है। जैसे जितनी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, नॉर्मल डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। नॉर्मल डिलीवरी एक टाइम पीरियड होता है 9 महीने, उसके बाद महिला को दर्द आना शुरू होता है, जो कि एक तरीके का दर्द होता है जो हमें समझाते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको दर्द आ रहे हैं जब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो उस तरह से डिलीवरी का दर्द शुरू होता है। एक टाइम तक हम उसे देखते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं बच्चे का सर किस तरह से नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या क्या कुछ उसके हमारे टर्म्स में असेस करने के तरीके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो प्रोग्रेस कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कि नहीं कर रहा। तो अगर वो कर रहा है और वो अगर उस दायरे में आ रहा है कि, देखिए, हर प्रेगनेंसी का एक लक्ष्य होता है कि हमें स्वस्थ माँ चाहिए और स्वस्थ बच्चा चाहिए। अगर वो उस दायरे में आ रहा है कि हम नॉर्मल डिलीवरी से स्वस्थ बच्चा दे सकते हैं और स्वस्थ माँ दे सकते हैं, तो हम वेट करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जो नेचुरली बच्चा आता है। बस जो डॉक्टर होता है वो उस प्रोसीजर को जल्दी करने में उसकी सहायता करता है, उसको आसान करने में डॉक्टर महिला की सहायता करता है जी। पर ऐसे ही कुछ कंडीशन बढ़ जाती है जब बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, जब हम उतना वेट नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ दें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें अपना वक्त लगता है, तो वो हमें वक्त उस महिला को देना पड़ता है। पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें माँ की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, हम उतना वक्त नहीं दे सकते, तो हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें एक हेल्दी आउटकम चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए। तो बहुत सारे उसके रीज़न्स हैं। अब मैं अगर यहाँ बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर जैसे आम भाषा में बोला जाता है कि बच्चे ने लैट्रिन कर दी है, बच्चे का सर फंस गया है, बच्चे के आसपास आवल नाल है, या पहले सिजेरियन हुआ है तो टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो रहा है, या खून ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे कुछ है जो आम भाषा में भी समझने में आसान होता है, जिसमें हमें ऑपरेशन हम पहले सोचते हैं, हम वेट करना नहीं चाहते कि उसमें हम वेट नहीं कर सकते। मैम, जैसा आपने कहा था ना कि डिपेंड करता है कि पहली डिलीवरी है या दूसरी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। जी, तो क्या बिल्कुल। पहली डिलीवरी के बाद या दूसरी डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम होती है क्या नॉर्मल डिलीवरी करने में? देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो जितनी प्रेगनेंसी होती है, एक बार जो सबसे पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें महिला को भी पहला एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, उसको दर्द का पता नहीं होता, किस हिसाब का दर्द होगा, कितना समय लगेगा, पेशेंट भी एंशियस होता है, तो पहली डिलीवरी हमेशा मुश्किल होती है। अब ऐसी जो दूसरी डिलीवरी, जब दूसरा या तीसरी बार होता है तो उसे पता होता है मुझे इतना टाइम लगेगा, इतना दर्द होगा, रास्ता ऑलरेडी खुल चुका होता है, क्योंकि जो हमारी पेल्विक बोन्स है उसमें एक बार वो खिंचाव आ चुका है, तो दोबारा खुलने में उसको आसानी होती है। तो दूसरी डिलीवरी तीसरी डिलीवरी में समय कम लगता है और जल्दी हो जाती है, पर उसमें और खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे उसमें चीज़ें होती हैं जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम करता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा है। तो जितनी बार प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे तीसरी चौथी, उसमें माँ को ज़्यादा खतरा होता है, पर डिलीवरी आसान हो जाती है, पर माँ के सेहत के लिए, माँ की रिकवरी में और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 2 बच्चा 3 बच्चे के बाद आपको फैमिली प्लानिंग के लिए सोचना चाहिए। वैसे तो आजकल लोग एक के बाद भी नहीं सोचते, वो कहते हैं एक बहुत है कि नहीं, एक भी नहीं, एक तो करना ही चाहिए, 2 भी करिए, पर उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़िए, ज़्यादा नहीं सोचिए, ज़्यादा करने से आपकी सेहत को भी नुकसान है। मैम, जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जब भी आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो आपने आज तक क्या ऑब्जर्व किया है कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मली फीमेल्स? बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एक तो
जैसे कि इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए हमारे बैक्सन हॉस्पिटल ने एक अभियान शुरू किया है जिसका मकसद है जिसका नाम है मेरा बच्चा स्वस्थ बच्चा, जिसमें एक तरह से ये बैक्सन हॉस्पिटल द्वारा मुहिम है कि हम हर घर में हर महिला को जागरूक करें, महिला के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी, जो फैमिली है वो भी जागरूक हो कि प्रेगनेंसी होती क्या है, प्रेगनेंसी में महिला का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, कब कब विजिट करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी एक टीम है, मेडिकल टीम है, जो कि हम उनको उस तरह से काउंसल करते हैं, जागरूक करते हैं कि प्रेगनेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे परिवार के लिए। तो सिर्फ महिला का नहीं, उसका शारीरिक नहीं, मेंटल भी उसका स्वस्थ होना चाहिए ताकि एक हेल्दी आउटकम मिले। तो अब जैसे बहुत सारी गलतियों में जो आप कह रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले महिला ध्यान ही नहीं देती कि वो प्रेग्नेंट है। आधा महिलाओं को पता ही नहीं होता, वो चौथे 5वें महीने में आती है, जबकि हम एक क्रूशियल टाइम मिस कर चुके होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जो चीज़ें हम हर का एक टाइम लिमिट है, एक चीज़ हम एक टाइम पर ही कर सकते हैं। अगर बच्चा आगे बढ़ गया तो हम पीछे का नहीं कर सकते, अगर पीछे है तो हम आगे का नहीं कर सकते। तो जब महिला चौथे 5वें महीने पे आती है तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि वो मिस कर चुकी है, क्योंकि अब बच्चा आगे बढ़ चुका है। तो एक तो ये गलती होती है कि बहुत देर में आती है, फिर उसके बाद एक जगह आती है तो वो दोबारा नहीं आती। उनको लगता है कि अब तो मुझे बस आयरन कैल्शियम ही खाना है, वो तो मैं कहीं से भी खा लूँगी, या मुझे मतलब वो अपने ना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनको एक अल्ट्रासाउंड उनका एक शुरू का होता है और एक अंत का होता है, बीच में क्या हुआ कुछ हुआ उनका कोई अता पता नहीं होता, ना फैमिली इतना ध्यान देती है। और ये ज़्यादा गलतियाँ करते हैं दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनको लगता है हमें सब आता है। हाँ। और तीसरी जो गलती होती है, खाने पीने का ध्यान नहीं देती, वो उनको क्या खाना चाहिए उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, या उनकी फैमिली उतना ध्यान नहीं देती। जो रेगुलर खा रही हैं वही खाती हैं, वही खाना है, पर उसमें थोड़ा सा ऑल्टरनेशन करना है। तो खाने पीने का ध्यान, हॉस्पिटल ना आने का ध्यान, इन्वेस्टिगेशन ना करने का ध्यान, और जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर देता है वो ना खाना, ये सारी गलतियां करती हैं। मैम, आपने जब डाइट की बात की कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल। तो वैसे तो हर बॉडी के हिसाब से डाइट अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम जनरल वे में जानना चाहेंगे तो क्या डाइट लेनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? एक प्रेग्नेंट लेडी को एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो आप रेगुलर खाते हो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो एक कंप्लीट डाइट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। अगर ये पूरा थाली में पूरी चीज़ें हैं तो वो एडुकेट है। अब यूजुअली कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट मिलता है रोटी से, अनाज से, आलू से, जिसमें स्टार्च है, वो 60 से 70% होना चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। फिर आता है फैट आप जिस खाने में पका रहे हो खाना, उससे फैट कहा जाता है, वो 10 to 20%, उसकी भी डेफिशिएंसी नहीं होती। मेनली डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, जो इंसान नहीं खाता। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, हर सेल जो बच्चे का बन रहा है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन पूरा होना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए 2 ग्लास दूध पियो, दालें खाओ, 2 कटोरी दाल होनी चाहिए, सोयाबीन खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए। तो इन सब से आपका प्रोटीन का जो 20 to 30% है वो पूरा होगा। तो आपको इस तरह से अपनी थाली बनानी है कि उसमें मेरे को सुबह शाम एक दाल ऐड करना है, दाल नहीं है तो दूध, सोयाबीन, पनीर, कर्ड, ये सब। और फिर विटामिन्स आपके आ जाएंगे, जो फ्रूट्स हर जो भी एक सीजनल फूड है वो ऐड करिए, 1 या 2 सुबह ऐड करिए। मिनरल्स आ जाएंगे ड्राई फ्रूट से, खजूर, बादाम, अखरोट, मूंगफली, जो भी आप है कुछ आपको उसमें ऐड करना है। तो ये इस तरह से कंप्लीट डाइट होती है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि उसको क्योंकि गट मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको यूरिनरी इन्फेक्शन औरों से ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसको पानी अच्छे से पीना है, चाहे प्यास लगे ना लगे, हर 2 घंटे में पानी पीना है, ताकि वो फ्लश आउट हो जाए जो भी टॉक्सिन्स है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। तो पानी अच्छे से पीना है, और अवॉइड करना है सॉल्टी फूड, बाहर का फूड, डब्बे वाला फूड, अल्कोहल अगर वो पीती हैं तो इन सब से मतलब हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो बाहर से, क्योंकि वो जल्दी प्रोन होती है इन्फेक्शन से। तो इस तरह से आपको डाइट का ध्यान रखना, मतलब जो भी खाना है नेचुरल खाना है, नेचुरल खाना है। जो आप खा रहे हो उसमें थोड़ा सा और एक कटोरी दाल ऐड कर ली, फ्रूट ऐड कर लिया, बस वही, और नेचुरली हाँ मतलब घर का खाना है। मैम, कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन देखा गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो क्या केवल पानी पी के ठीक हो जाएगा या इसके लिए कुछ और करने की भी ज़रूरत है? बस आपको हेल्दी खाना है ना, जैसे आप अपने डाइट में सलाद खा रहे, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां, दालें खा रहे, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, और पानी इससे आपका सही रहेगा। और आप थोड़ा सा एक हेल्दी वेट भी मेंटेन करना होता है। ऐसा भी नहीं
स्टडीज़ शो करती हैं कि अधिकतर या तो वुमेन मोटी है या फिर अधिकतर आधा ने खाया ही नहीं है। जो बैलेंस, जो सही वेट है वो बहुतों का होता ही नहीं है। तो सही वेट के लिए आपको मोटा भी नहीं होना कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, एक जन का पूरा एक्स्ट्रा खा रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे, वो भी नहीं चाहिए। तो आपको सुबह शाम थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना है 15 मिनट ही, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। तो मैम आपने ना एक आइडियल वेट होना चाहिए, तो अगर मैं, वैसे तो सबकी बॉडी की हाइट के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन जनरल टर्म में क्या होगा उसका नॉर्मल वेट? ये हम प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से देखते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो 60 केजीज़ की है तो उसको 10 से 12 किलो पूरी प्रेगनेंसी में गेन करना होता है। तो इस हिसाब से अभी हमें डाइटिंग और बीएमआई के हिसाब से नहीं देखते, अभी हम प्री प्रेगनेंसी देखते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले उसका वेट कितना था, उससे उसको 10 या 12 किलो गेन करना होता है। पहले 3 या 4 महीने में अगर उसने वेट गेन नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट उस समय नहीं बढ़ती है। कैलोरी रिक्वायरमेंट बनती है लास्ट के मंथ्स में, तो तब उसको वेट गेन करना होता है। पहले 3-4 महीने में उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, उल्टियाँ होती है, तो डोंट फोर्स योरसेल्फ टू ईट कि आपको खाना ही है, खाओ। तो तब इतना ज़रूरत नहीं है, तब नहीं मन कर रहा मत खाओ। तब आप क्या कर सकते हो कि अपने फूड को डिवाइड कर दीजिए और स्मॉल अमाउंट में, जब शुरू के 3 या 4 महीने होते हैं जब आपको खाने का मन नहीं करता, और तो इससे वो पीरियड निकल जाएगा। आपका वेट गेन हुआ नहीं हुआ उतना कॉन्शियस नहीं होना, बाद में आपको वेट गेन होना चाहिए 10 से 12 किलो, तब ऐसा। अच्छा, लेकिन बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मल डिलीवरी को क्यों प्रेफर करते हो? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे सही तरीका है, जो क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें रिकवरी टाइम कम होता है। जो मदर है वो अपने बच्चे को जल्दी दूध पिला सकती है, जल्दी गोद में उठा सकती है, उसका जो रिकवरी टाइम है वो कम है। दूसरा, जो इसका हीलिंग टाइम है वो भी कम है। जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसको हम तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं या दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। जो सिजेरियन सेक्शन उसको 7 दिन 5 दिन हमें रखना पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी तो अच्छी चीज़ है ही, पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपने या हॉस्पिटल अपने फ़ायदे के लिए सिजेरियन सेक्शन करता है। इसमें बहुत सारे कंडीशन है और वो कंडीशन बताए जाते हैं पेशेंट को कि इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस समय बच्चे को ये खतरा है या आपको ये खतरा है या अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो पेशेंट को डॉक्टर की बात माननी चाहिए कि वो क्यों कह रहा है सिजेरियन सेक्शन के लिए। मैंने भी देखा है कि हम कभी बार बताते तो पेशेंट कन्विंस नहीं होता, पर अगर आप उसे जेन्युइन फैक्ट्स बताओगे कि ये सिचुएशन है तो वो रेडी हो जाते हैं। और एक और क्लास है जो कि पेशेंट खुद ही कहता है कि मुझे सिजेरियन सेक्शन करना है, वो भी है। क्यों? तो हर सिजेरियन सेक्शन के भी अपने फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में नहीं है। जैसे उसमें वेजाइनल में जो हम टीयर करते हैं, जो हम एक एपिशोटोमी करते हैं, वो सिजेरियन में नहीं करते उसमें। तो जो नीचे का पार्ट है उसका जो बाद में जो सेक्सुअल हैबिट है वो सही रहती है सिजेरियन सेक्शन में। और भी चीज़ें हैं, जैसे मदर नहीं चाहती उतना पेन लेना, इतना उसमें बियर नहीं कर पाती, तो भी वो सिजेरियन के लिए ऑप्ट करती है। तो अगर पेशेंट चाहता है तो हम उसकी विश को उसके हिसाब से चलते हैं, पर हम उसे बताते हैं कि सिजेरियन के अपने कॉन्स हैं और नॉर्मल डिलीवरी के अपने फ़ायदे हैं। तो वो अपने जो इस हिसाब से बोलता है हम करते हैं, पर अगर डॉक्टर बोले तो उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि डॉक्टर किसी रीज़न से कहता है। हाँ मैम, जनरली देखा गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन खून की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो खून की कमी को एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे पूरा करे? हाँ, खून की कमी इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका 11-12 होना चाहिए हीमोग्राम, तो वो निकलता है 8-7, 10 से कम ही निकलता है, जिसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर 7 से कम है तो सीवियर अनीमिया कहते हैं, 7 से 10 के बीच में है तो मॉडरेट कहते हैं, 10 से आगे है 10 से 12 के बीच में तो माइल्ड अनीमिया कहते हैं। तो यूजुअली ये होती है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो डाइट और एक है सप्लीमेंट्स। तो अगर आप सिर्फ डाइट ही अच्छा लोगे तब भी आप आयरन डेफिशिएंट रहोगे या फिर अनीमिक रहोगे। अगर आप सप्लीमेंट्स लोगे तो भी डेफिशिएंट रहेंगे। तो हमें कंबाइन करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं सब में आयरन होता है, पालक है, मेथी है, और जो भी हरी सब्जियाँ हैं सब में आयरन है। दूसरा, आप आयरन के बर्तनों में खाना बनाइए, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ तो उससे आयरन पूरा होगा। और आयरन की रिक्वायरमेंट यूजुअली हमारी मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती है। जब बच्चे का खून बनेगा तभी आयरन की रिक्वायरमेंट भी माँ को चाहिए कि उस आयरन माँ से बच्चे में जाएगा। तो एक तो मैंने बताया जैसे खाना आप लोहे के बर्तनों में खाओ, हरी सब्जियाँ इंक्लूड करो। दूसरा,
सप्लीमेंट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितना भी आयरन लेते हो वो बहुत ही कम आपके गट से अब्जॉर्ब होता है, तो आपको एक्स्ट्रा आयरन लेना ही पड़ेगा। तो जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देता है, दिन का 1 या दिन का 2, वो आपको पूरे 6 महीने 5-7 महीने आपको खाना पड़ेगा, तभी आयरन का पूरा होगा। मतलब आप अनीमिक नहीं रहोगे जब हम डिलीवरी के टाइम पे आप आओगे तो। मैम जैसे कि आप बेक्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास आना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है या किसी और के पास जाना? मतलब आप ऐसी क्या फैसिलिटीज़ देते हैं कि, क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट तो बहुत है, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, तो लेकिन यहाँ क्या ऐसा स्पेशल है कि पेशेंट आपके पास आए, और आपके पास या बेक्सन में आना कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा? ये तो आप हमारे पेशेंट से पूछेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा, पर फिर भी मैं ये बताऊंगी कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये क्लिनिक नहीं है कि जिसमें सिर्फ मैं ही बैठी हूँ। तो हमारे पास अगर पेशेंट ओवरऑल किसी और, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपने ही बताया कि उसको थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कोई और प्रॉब्लम हुई, तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरी टीम है। तो हमारे पास हर तरीके के हर डॉक्टर्स हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कहीं और भी वो शिफ्ट हो रही है तो वो डॉक्टर उसको देख लेगा। दूसरी बात, यहाँ फैसिलिटीज़ पूरी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहो तो आप विज़िट करके देखिए, नॉर्मल पूरा लेबर रूम वेल इक्विप्ड है, हमारे सिस्टर, हमारे स्टाफ सबको पूरे ट्रेंड है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करना कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए, तो वो है। साथ में अगर वो सिजेरियन के लिए लैंड अप होती है तो साथ बगल में इस OT का रूम है, अल्ट्रासाउंड रूम है, हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास OT है, हमारे पास 24/7 NICU है जिसमें पीडियाट्रिशियन रहते हैं, ICU है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है एक ही छत के नीचे, जिससे पेशेंट को इधर उधर हम भागना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आपका फोकस नॉर्मल डिलीवरी पे है, इसलिए आपके पास आया जाए। बिल्कुल। तो मैम, पर मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी ही हम कराते हैं, वो पेशेंट पे डिपेंड, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका मेजर फोकस नॉर्मल डिलीवरी पे रहता है। हमारे सिस्टर, हमारे जो पूरा स्टाफ है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को पहले मोटिवेट करते हैं। जी, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताई। तो उम्मीद करते हैं सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी और बाकी प्रेगनेंसी के टाइम पे किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो प्रेगनेंसी के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको और भी इन्फॉर्मेशन देते रहें, ताकि आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करें प्रेगनेंसी के बारे में, और जो गलतियां लोग जनरली करते हैं वो गलतियां आप ना करें, ताकि आपको कोई और हेल्थ इशू ना हो। अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम का एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके और वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।